दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल अथर्व सिविल इंजीनियर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी बिल्डिंग पर कौन कौन से लोड्स अप्लाई होते हैं और वो लोड्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है, वो बैंक में क्लर्क है एक्चुअली। तो उसने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप लोग कैसे बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हो, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बना लेते हो। तो मैंने उसको समझाया काफ़ी अच्छे तरीके से और मुझे अच्छा लगा। मैं सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग्स का। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स की। तो बिल्डिंग्स पे कौन कौन से लोड्स लगते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, बिल्डिंग में 5 तरह के लोड्स लगते हैं। डेड लोड्स, लाइव लोड या इम्पोज लोड, विंड लोड, स्नो लोड और अर्थक्वेक लोड्स। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम डेड लोड्स की कि डेड लोड आखिर है क्या। तो बताना चाहूँगा, बिल्डिंग के पार्ट्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल पार्ट मेनली, आइदर स्लैब, कॉलम, बीम, फुटिंग और फाउंडेशन। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं उनका अपना एक वेट होता है। तो उसको, उनके जो वेट होता है, उनका जो भार होता है, उसको हम डेड लोड कह देते हैं। मीन्स वो कभी चेंज नहीं होता है, वो स्टैटिक रहता है वो हमेशा। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं, परमानेंट जो लोड अटैच रहते हैं स्ट्रक्चर से, लाइक वाल्स हो गए, उनका प्लास्टर हो गया, सीलिंग हो गई, फ्लोर्स भी हम ले सकते हैं उसमें, पैरापेट वॉल एंड स्टेयरकेस हो गई। तो इनका वेट कभी चेंज नहीं होता, तो इसलिए इनको हम डेड लोड कह देते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का अपना वेट, सेल्फ वेट जो होता है, उसको हम डेड लोड कह देते हैं। तो दोस्तों लोड्स की कैलकुलेशन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डेड लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो ग्रेविटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो दोस्तों अर्थ की जो ग्रेविटी है वो किसी भी बिल्डिंग को नीचे की तरफ खींचती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको भी नीचे ही खींचती है। तो इस तरीके से बिल्डिंग को भी नीचे की तरफ खींचेगी। तो यहाँ स्लैब पर हम देख रहे हैं ग्रेविटी लोड लग रहा है नीचे की तरफ। तो स्लैब क्या करेगी, जो लोड है वो ट्रांसफ़र कर देगी बीम को। फिर बीम जो है उस लोड को ट्रांसफ़र कर देंगे कॉलम्स को, और कॉलम्स फिर ट्रांसफ़र कर देंगे फुटिंग्स या फाउंडेशन को, और फाउंडेशन अल्टीमेटली अपना जो लोड है जो आया है ऊपर से वो सारा ट्रांसफ़र कर देगी अर्थ को। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला लोड है हमारा लाइव लोड। तो ये लाइव लोड क्या होता है, तो इसको समझने के लिए जैसे हमने उदाहरण दिया था बिल्डिंग का, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स का, उनके फिक्चर्स का, जो कि स्टैटिक रहता था। बट इस केस में यानी लाइव लोड के केस में समय के साथ ये भार चेंज होता रहता है। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग के आसपास चलने वाले लोग हो गए, फर्नीचर हो गया, या मूवेबल कोई भी वस्तुएं हो गई, व्हीकल्स हो गए, तो उस चीज़ को हम जो है लाइव लोड के अंदर काउंट करते हैं। एक क्लासरूम के एग्जांपल से समझते हैं। क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह हो गई, उनके कॉपी किताब हो गए, उनका जो बेंच है, टेबल है, तो ये सब जो है वो लाइव लोड में है, काउंट होगा। तो बात करें अगर हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में कितने लोग आ रहे हैं डेली और कितने जा रहे हैं, वहाँ पे जो बेड रखा है, फर्नीचर रखा है, और जो भी इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो सब लाइव लोड में काउंट होंगे। बात करें अगर मॉल में चले जाते हैं हम, तो वहाँ पे भी हमें तरह तरह के लाइव लोड देखने को मिल जाते हैं। ह्यूमंस आल्सो इज लाइव लोड। उसके अलावा और भी वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उसको हम लाइव लोड में काउंट कर सकते हैं। अच्छा, फ्लाईओवर की बात करें हम, फ्लाईओवर के ऊपर जैसे कि फ्लाईओवर या ब्रिजेस हो गया, उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, कभी कार जा रही है, कभी बाइक जा रही है, कभी ट्रक जा रहा है, कभी बस जा रही है। तो बाइक पे कभी एक आदमी जा रहा है, कभी 2 आदमी जा रहा है। तो ये सब जो भार है वो वेरिएबल होता रहता है, यानी चेंज होता रहता है। तो इन सब भारों को, इन सब लोड्स को हम लाइव लोड कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जिस लोड की हम बात करने वाले हैं वो है विंड लोड। अब ये विंड लोड क्या होता है दोस्तों, हवा यानी विंड अक्सर हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने वाली एयर का मास होती है। हाई विंड काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है क्योंकि वे एक स्ट्रक्चर की सतह के अपोजिट प्रेशर जनरेट करती है। तो इस प्रेशर की इंटेंसिटी को हम विंड लोड कहते हैं। विंड का इफेक्ट स्ट्रक्चर के साइज और शेप पर निर्भर करता है। सेफ और हाई विंड रजिस्टर्ड बिल्डिंग को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करने और एंटीना जैसे ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग के टॉप पर लगाने के लिए विंड लोड को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नो लोड्स की। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बर्फ़ का भार। तो जो इमारतें उन क्षेत्रों में स्थित है जहां बर्फबारी बहुत आम है, उन्हें बर्फ भार के डिज़ाइन के हिसाब से बनाना चाहिए। तो IS कोड 875 पार्ट 4 में
जो 1987 का है उसमें ये बर्फ़ का जो लोड है उसके हिसाब से बिल्डिंग बनाने का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लोड की तरफ। दोस्तों बात करें अगर अर्थक्वेक लोड्स की, तो अर्थक्वेक लोड्स डिपेंड अपॉन द प्लेस वेयर द बिल्डिंग इज लोकेटेड। तो अगर हम आईएस कोड देखें 1893 2002 का, तो इंडिया को जो है 4 सिस्मिक जोन में बांटा हुआ है। तो ये आईएस कोड गिव रिकमेंडेशन फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो नाउ इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू फॉलो दिस रिकमेंडेशन ऑफ डिजाइन टू कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अगर हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी है तो ये आईएस कोड हमें रिकमेंड करता है अलग अलग जोन में हम किस टाइप का फाउंडेशन रखें और कैसे उसको यूज़ करें, और ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, हर जगह इसको हम फॉलो करते हैं बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में। तो दोस्तों अभी तक हमने 5 तरह के लोड्स जान लिए हैं, अब इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों हमने डिफरेंट तरह के लोड्स जान लिए हैं और डेड लोड कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो भी हमने जान लिया है। अब उनको कैलकुलेट कैसे करें किसी बिल्डिंग को, तो हम मान लेते हैं किसी बिल्डिंग का अगर डेड लोड निकालना है तो हम IS 875 पार्ट 1 की मदद से डेड लोड निकाल सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का। उसमें इंक्लूड होता है RCC स्ट्रक्चर सेल्फ लोड, पार्टीशन वॉल लोड, मेन वॉल लोड, फ्लोर फिनिश लोड, पैरापेट वॉल लोड और स्टेयरकेस लोड। तो सबसे पहले हम RCC स्ट्रक्चर में हमारे बीम, स्लैब और कॉलम्स होते हैं, उनका हम डेड लोड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डेड लोड निकालेंगे RCC स्लैब का। तो दोस्तों जो स्लैब का जो डेड लोड निकालते हैं वो एरिया लोड के हिसाब से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि थिकनेस स्लैब की जो है वो 125 मिलीमीटर है, यानी कि 0.125 मीटर अगर मीटर में हम कन्वर्ट करें तो, और उसका हम वेट निकालेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो RCC की डेंसिटी होती है 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होती है, तो उसको हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेल्फ वेट ऑफ RCC स्लैब निकल जाएगा। यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.125 को 25 किलो न्यूटन से, तो हमारा निकला 3.125 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि पर स्क्वायर मीटर पर हमारा इतना लोड लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करेंगे सेल्फ वेट ऑफ RCC बीम। तो सेल्फ वेट ऑफ RCC बीम निकालने के लिए हम उसको एज ए लाइन ऑफ लोड कैलकुलेट करते हैं एज ए UDL। तो दोस्तों हमें सिंपली विड्थ और डेप्थ पता होनी चाहिए बीम की। यहाँ हमने 300 mm विड्थ रखी है और 600 mm जो है डेप्थ रखी है बीम की। तो सिंपली उन दोनों को हम क्या करेंगे, RCC की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि पर मीटर पर हमारा इस बीम में 4.5 किलो न्यूटन लोड लगेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लोड कैलकुलेट किया जाता है। तो बीम में हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं RCC कॉलम के सेल्फ वेट की। तो दोस्तों इस केस में जो है हमें जो लोड होता है वो निकालने के लिए पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कॉलम का। तो कॉलम का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमने उसकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर और उसकी जो विड्थ है वो 0.6 मीटर रखी है और हाइट उसकी 3 मीटर रखी है। तो सिंपली उसके जो कॉलम का वॉल्यूम होगा उसको हम डेंसिटी ऑफ RCC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा किलो न्यूटन में हमारा जो है लोड निकल जाएगा कि कॉलम में कितना लोड आएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 20.25 किलो न्यूटन। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्टीशन वाल के लोड की। तो पार्टीशन वाल का लोड जो है वो 2 तरीके से निकलता है। अगर हमारी बीम पे टच हो रही है पार्टीशन वाल, उस केस में क्या होता है, और अगर स्लैब पे टच हो रही है तो उस केस में क्या होगा लोड। तो दोस्तों अगर बीम पे टच हो रही है तो हमें उस केस में जो है हम उसका पर मीटर पर लोड निकालेंगे, यानी कि हमें थिकनेस और हाइट पता होनी चाहिए ब्रिक वॉल की। और यहाँ पे हमने कंसिडर की है 100 mm जो है थिकनेस ली है हमने वॉल की और हाइट ली है 3000 मिलीमीटर, यानी कि 3 मीटर। तो लोड जो निकलेगा वो 0.1 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये डेंसिटी है ब्रिक मशीनरी की। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो बीम पर जो है हमारा 6 किलो न्यूटन पर मीटर पर लोड आएगा। बात करें अगर स्लैब की, अगर स्लैब पे हमारा टच होगी अगर पार्टीशन वाल, तो उस केस में हम पर स्क्वायर मीटर पर हम लोड निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में हमें विड्थ पता ही है 100 मिलीमीटर है, यानी कि 0.1 मीटर हमें विड्थ रखी है और डेंसिटी हमें पता ही है 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होती है ब्रिक मशीनरी की। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली हमारा आ जाएगा 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये स्लैब पर है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मेन वॉल के लोड की। दोस्तों हमें पता ही है जो मेन वॉल होती है ब्रिक वॉल, वो बीम जो है उसके ऊपर रेस्ट करता है। तो इसका भी हम जो है लोड जो निकालेंगे पर मीटर के हिसाब से निकालेंगे एज ए यूडीएल। तो दोस्तों हमें पता है वॉल की थिकनेस हमने ले रखी है 230 mm यानी कि 0.23 मीटर और हाइट 3 मीटर है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मशीनरी को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली हम 0.23 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर जो कि ब्रिक मशीनरी की डेंसिटी है। तो आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 13.8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो पर मीटर पे हमारा इतना लोड लगेगा ब्रिक वॉल पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पैरापेट वाल के लोड की। तो पैरापेट वाल का लोड कैसे निकालेंगे? पैरापेट वाल होती क्या है एक्चुअली? ये होती है जो टेरेस के ऊपर बनी होती है। आपने देखी होगी छोटी सी जो है वाल जो है एक सर्टेन हाइट पर बनी होती है बिल्कुल टेरेस पे, ताकि कोई गिरे ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम एज ए लीनियर लोड निकालेंगे एज ए यूडीएल। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पैरापेट वॉल की जो थिकनेस है वो 200 mm है और हाइट जो है इसकी 1200 मिलीमीटर है यानी कि 1.2 मीटर। दोस्तों यहाँ पे हमने ब्रिक की पैरापेट वॉल ली है, तो हम ब्रिक मशीनरी की डेंसिटी से ही जो है विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो आरसीसी वॉल ली होती तो हम आरसीसी की डेंसिटी से विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.2 जो कि विड्थ है और 1.2 जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। तो हमारा आ जाएगा 4.8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो दोस्तों पर मीटर पर हमारा 4.8 किलो न्यूटन लोड लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ्लोर फिनिश लोड की। फ्लोर फिनिश लोड कैसे निकालेंगे हम? दोस्तों फ्लोर फिनिश में हम टाइल या मार्बल का इस्तेमाल करते हैं या सीमेंट मोटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं फ्लोर फिनिशिंग के लिए। तो उसका लोड निकालने के लिए हमें फ्लोर फिनिश की थिकनेस पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हम सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे फ्लोर फिनिश जो है 50 मिलीमीटर हमने ली है यानी कि 0.05 मीटर। तो सीमेंट मोटर की डेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होती है। सिंपली उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी फ्लोर फिनिश लोड निकल जाएगा। और इसको हम जो है एज ए एरिया जो लोड कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने स्लैब का किया था उसी तरीके से। तो इसमें इस केस में क्या आया हमारा 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि हर स्क्वायर मीटर पे हमारा 1 किलो न्यूटन लोड लगेगा। तो दोस्तों अब लास्ट हमारा लोड बचा है स्टेयर केस का लोड। तो दोस्तों स्टेयर केस का लोड निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है। तो उसका थोड़ा सा मैं अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। दोस्तों आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो ऐसी ही वीडियो बनती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।